हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो फार्मेसी करने वाले बच्चों का ड्रीम होता है, मींस सपना। चाहे वो डी फॉर्म कर रहा हो, चाहे वो बी फॉर्म कर रहा हो, चाहे एम फॉर्म कर रहा हो, अगर वो वाकई में फार्मेसी का कोई भी कोर्स कर रहा है तो आज का जो लेक्चर है उसके लिए एकदम ड्रीम लेक्चर होने वाला है। मींस हर कोई सपना देखता है कि अगर हमने फार्मेसी की है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर बने, चाहे जिस लेवल पे हो। मतलब आज का जो टॉपिक है किसके रिगार्डिंग होगा? ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक, ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने, इससे रिलेटेड चीजें आज बताई जाएंगी इस टॉपिक में। देखो, तो सबसे पहले अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो भाई आपके पास फार्मेसी की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी डिग्री होती है। बैचलर डिग्री आपकी फार्मेसी में होनी चाहिए एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मींस आपका बी फॉर्म। ठीक, अगर आप एम फॉर्म हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, या आप पीएचडी हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? फार्मेसी में पीएचडी है ना, कोई भी पीएचडी नहीं। तो देखो, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है बी फॉर्म। एम फॉर्म करोगे तो आपका वेटेज और ज्यादा मिलेगा, राइट। उसके पहले कि जो आपके डीआई हैं भाई, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होते हैं सेंट्रल के डीआई, दूसरे होते हैं स्टेट के। भाई जाहिर सी बात है, जब सेंट्रल के डीआई की बात आएगी तो जिम्मेदारी और बड़ी है ना। इनको सेंट्रल मींस पूरा पूरा जोन देखना है। स्टेट के डीआई स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होंगे। ठीक, स्टेट लेवल पे गवर्निंग बॉडी इनकी होती है, यूपीएससी है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू इनका गठन होता है, ये उसके अंडर में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। और ये क्या, हर शहर में जो आपके शहर का डीआई है, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने जाते हो तो आप किसके पास जाओगे? अपने शहर के डीआई के पास। वो किससे होगा? स्टेट से होगा, राइट। एक्सक्यूज मी। सेंट्रल वाला हमने फार्मेसी लॉ इथिक्स पढ़ाया था, जो जिसका नाम पहले जूरिस्प्रूडेंस था, है ना। तो जूरिस्प्रूडेंस या फॉरेंसिक फार्मेसी दोनों एक। उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि अपने देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम बताया था सीडीएस को। क्या बताया था? सीडीएस को। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सीडीएस को के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरी जॉब है। जितने लोग भी फार्मेसी कर रहे हैं, हाँ एक चीज और, क्या डी फॉर्म वाला अप्लाई कर सकता है? तो बेटा डी फॉर्म वाला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही बी फॉर्म वाला है। बी फॉर्म या इसके इक्विवेलेंट, जैसे कोई क्लिनिकल फार्मेसी से कोई बैचलर कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी से कोई बैचलर कर रहा है ना, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब बात स्क्रीनिंग की होती है, वेटेज की होती है, मेरिट की होती है, तो मेरिट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड होती हैं। उसमें फार्मेसी वाले को वेटेज ज्यादा मिलता है। इसीलिए जब डीआई की पोस्ट आप देखोगे, जाके उसकी क्वालिफिकेशन देखोगे, तो ज्यादातर डीआई बी फॉर्म वाले मिलते हैं, ना कि क्लिनिकल या माइक्रोबायोलॉजी वाले या फार्माकोलॉजी वाले। ज्यादातर आपको बी फॉर्म मिलेंगे या एम फॉर्म मिलेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, कहीं कहीं पे इंटरव्यू बेस पे होता है, कहीं कहीं पे इंटरव्यू और आपका रिटन दोनों होता है। जैसे अभी लास्ट जो भर्ती हुई थी अपने यहां उत्तर प्रदेश की बात करें डीआई की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू हुआ था, रिटन नहीं हुआ था। यूजुअली प्रोसीजर क्या है? रिटन होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है। ठीक, रिटन, इंटरव्यू, फिजिकल, ओके, ये चीजें होती हैं।
अब रिटर्न की बात की जाए, रिटर्न में क्या पूछा जाएगा सबसे बड़ा सवाल, तो जो तुमने फार्मेसी में यानी बी फॉर्म में तुमने पढ़ रखा है वही सारी चीजें, उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यानी लगभग 200 नंबर का, 200 नंबर का 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन किसके, जीके के, कितने नंबर के, 50, यानी तुम्हारा लगभग 250 नंबर का, 250 नंबर का तुम्हारा रिटन टेस्ट होता है। अगर रिटन तुम क्वालिफाई कर जाते हो, उसमें तुम्हारी मेरिट अच्छी बन जाती है, तब तुम्हारा फिजिकल होता है, और फिजिकल नॉमिनल होता है, इजीली निकल जाता है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत फिजिकली फिट भी हो ना भाई, दौरे पे निकल सको, ऐसा ना हो कि तुमको चक्कर आ जाए, तूफान आ जाए, ऐसा ना हो कि तुम उड़ जाओ, है ना, तो थोड़ा फिजिकली भी फिट होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो लास्ट में तुम्हारा इंटरव्यू होता है, राइट। इंटरव्यू किस तरीके से होगा, इंटरव्यू बाकायदे पैनल बनता है, इंटरव्यू में बाकायदे पैनल बनता है, पैनल में मिनिमम 4 लोग होंगे, मिनिमम 4, ज्यादा तो हो ही सकते हैं लेकिन मिनिमम 4, जिसमें से एक बोर्ड मेंबर होगा, एक बोर्ड मेंबर होगा, दूसरा साइकोलॉजिस्ट होता है। क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट। आपकी साइकोलॉजी भी तो समझनी है भाई, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर बनना एक बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। दवा का जहां रिलेशन आता है, बीमार व्यक्ति का जहां रिलेशन आता है, दवा किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकती है, तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण ये पद है। तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको फिट होना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट आपको कंप्लीटली लगातार जज करता रहता है कि जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, उन सवाल, वो जो सवाल हैं वो आपको कितना बेचैन करते हैं या बिल्कुल स्मूथली। आईएएस लेवल की भी जॉब में देखो आपके साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो भी आपको जज करते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन लेते हो। बाकी जो होते हैं 2, 4, 6 जितने भी होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, जिनको सब्जेक्ट के बारे में खूब नॉलेज हो। तो जो जिस सब्जेक्ट का है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछेगा। जाहिर सी बात है फार्मेसी के बंदे हैं तो फार्मेसी की चीजें पूछेंगे। एक चीज और भाई, ये कर लिया, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपके पास मिनिमम बी फॉर्म, मैंने बताया जैसा कि, है ना, कि मिनिमम बी फॉर्म होना चाहिए। बी फॉर्म खाली होने से काम नहीं चलेगा। बी फॉर्म तो आपने कर लिया, तो क्या बी फॉर्म के बाद तुरंत डीआई बन सकते हो? ऐसा नहीं है। जैसे मेरे साथ के 20-25 लोग डीआई हैं, राइट, हमारे साथ इंडस्ट्री में काम करते थे, वैकेंसी निकली थी, उन्होंने लोगों ने अप्लाई किया, मैंने नहीं अप्लाई किया, है ना, उनका हो गया। और उस बार कोई रिटन नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे हुआ, राइट। तो इंटरव्यू सिर्फ हुआ जो अभी रिसेंट था, उसमें भाई बी फॉर्म या माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल जो भी आपका इक्विवेलेंट टू बी फॉर्म है, जो जिसके साथ आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके साथ साथ आपको 18 महीने का 18 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 18 मंथ का किसी भी इंडस्ट्री का नहीं चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे शेड्यूल सी की दवाएं बनती हों, शेड्यूल सी की दवाएं मैन्युफैक्चर होती हो, जैसे वैक्सीन, सीरा, हार्मोन वगैरह हो गया, टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, तो शेड्यूल सी की जहां पे दवाएं मैन्युफैक्चरिंग की जाती हो, 18 मंथ का एक्सपीरियंस ये। अब सर जी ये तो नहीं हमारे पास, फिर क्या कर सकते हो, या तो आपके पास 18 मंथ का आपके पास गवर्नमेंट एनालिस्ट,
गवर्नमेंट एनालिस्ट का एक्सपीरियंस 18 मंथ का हो, और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हो आप, वहां पे टेस्टिंग सभी दवाओं के साथ साथ शेड्यूल सी की दवाओं की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट एनालिस्ट हो जाओ और किसी भी दवा की टेस्टिंग 18 महीने तक तुमने करी और तुम एलिजिबल हो गए, ऐसा बिल्कुल। वहां पे शेड्यूल सी की दवाओं की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ शेड्यूल सी की दवा की टेस्टिंग होनी चाहिए, शेड्यूल सभी दवाओं के साथ साथ शेड्यूल सी की भी दवाओं की टेस्टिंग होनी चाहिए। उसका भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास 18 महीने का है, मतलब इन दो में से कोई एक, या तो 18 महीने का शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस हो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का, या फिर टेस्टिंग करने का। बी फॉर्म के साथ साथ आपके पास ये एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। एजुकेशनल नॉलेज जरूरी है, करंट अफेयर्स देश दुनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, और खासकर करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। तो इन सब चीजों की तैयारी कैसे करनी है, देखो जैसे मैंने बताया कि मैंने डी फॉर्म का कोर्स कंप्लीट कर रखा, उसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। बी फॉर्म का कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है, और इस साल से बी फॉर्म मैंने 3rd सेमेस्टर से शुरू किया है। ठीक, धीरे धीरे करके देखते हैं, अगर आगे के सेमेस्टर भी कवर करेंगे, 3rd पहले चलेंगे, फिर 4th चलेंगे, 5th चलेंगे, मीनवाइल हम पीछे के भी कवर कर लेंगे। तो बी फॉर्म का जो भी कोर्स आपका 8 सेमेस्टर या 4 साल का है। कोई पूछे कौन सी अच्छी किताब है मैं फार्मेसी की ले लूं तो मैं डीआई बन जाऊं, कोई कुछ भी बोले, मेरा अपना मानना यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम कंसंट्रेट करो अपने टोटल 8 सेमेस्टर पे। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक की चीजें अगर तुमने पढ़ ली तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता डीआई बनने से। पहले सेमेस्टर से मोटो बना लो कि मुझे डीआई बनना है, और लास्ट सेमेस्टर तक बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। एक बार कोशिश करके तो देखो। मीनवाइल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रहो। ठीक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या, तो देखो चाहे इंटरव्यू आपका डीआई का हो, चाहे एमआर का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वे नहीं कहता दूसरे के बारे में, अपने बारे में। फिर तुमने भाई पहला क्वेश्चन ये हो गया, तुमने सीवी दे रखा है अपना, उससे क्वेश्चन होंगे, प्लस इंडस्ट्री में तुमने जो काम किया है वो काम क्या क्या किया है, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो एक्सपर्टीज होंगे, उनको इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, एकेडमिक का भी नॉलेज है, लेबोरेटरीज का भी नॉलेज है। भाई जाहिर सी बात है, तभी तो वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो आपके पास जो इंडस्ट्री में आपने शेड्यूल सी पे काम किया है, पहली चीज शेड्यूल सी आपको बिल्कुल टिप पे रटा होना चाहिए। 4-5 पेज की पीडीएफ है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, ना मिले तो बताना, मैं लिंक दे दूंगा। शेड्यूल सी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, क्या क्या इसका मतलब कैसे कैसे हिसाब किताब है, कौन से फॉर्म नंबर में, सब कुछ A to Z पढ़ डालो। ठीक, बाकी तुमने जो काम किया है वो अपना प्रेजेंट एक्सपीरियंस, कितना एपीआई लेते हैं, कितना एक्सीपिएंट लेते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या शेड्यूल सी में आती है, तो यस आती है ना। तो ये सारी चीजें, जितना फॉरेंसिक फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी लॉ, एथिक्स, तीनों एक ही सब्जेक्ट के नाम हैं, अलग अलग नाम पता होने चाहिए। तो जो कुछ तुमने पढ़ा है वो बहुत काम आने वाला है। फार्मास्यूटिक्स बहुत काम आएगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोर सब्जेक्ट की बात करूं अगर, देखो सब्जेक्ट तो जितने मैंने बताए आपको, फर्स्ट सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर तक सब कुछ पूछा जाता है, लेकिन अगर कोर सब्जेक्ट की बात की जाए तो कोर सब्जेक्ट में आपके आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपको गेट भी क्वालिफाई कराएंगे, जिसको हम जीपैट के नाम से आज की डेट में जानते हैं। किसके नाम से? जीपैट के नाम से, है ना। तो डीआई की तैयारी करोगे, जीपैट भी तुम्हारा निकलेगा, डीआई भी निकल जाएगा। फार्माकोलॉजी ले लो, है ना, फार्माकोग्नोसी ले लो। ठीक, फार्माकोग्नोसी के बाद ले लो आप एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मींस ये कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, बड़े ही कोर सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और साथ साथ आपका जो
इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, और फॉरेंसिक फार्मेसी या फार्मेसी लॉ इथिक्स या जूरिस्प्रूडेंस। फार्मेसी लॉ इथिक्स है ना, फार्मेसी लॉ इथिक्स या जूरिस्प्रूडेंस, फॉरेंसिक फार्मेसी, जो बोलो, ये मेन सब्जेक्ट हैं, इन पे फोकस रखो। इन पे फोकस रखा तो डीआई बनने से कोई नहीं रुक सकता। भाई अगर शुरू से तुमको पता है कि ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एडमिशन लेने के पहले तुमने वीडियो देख लिया, या मिड ऑफ आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर कुछ भी चल रहा है, अगर जानकारी मिल जाए कि यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, है ना, तो तैयारी कर डालो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाएंगे, कहीं मीन्स कुछ दिक्कत कहीं है ही नहीं, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन क्या है, नथिंग। इंटरव्यू में क्या भाई बताया ना, साइकोलॉजिस्ट क्यों रखा जाता है, मैं सोच के देखो, उसका तो सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल का। भाई जाहिर सी बात है, आप क्वालिफाइड हो, नॉलेजेबल हो, टैलेंटेड हो, ये बात साबित कर देती है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जो रिटन टेस्ट देके तुम प्रूफ कर चुके हो। फिर इंटरव्यू की जरूरत क्यों आन पड़ी? भाई बता तो चुके हो ना तुम क्वालिफाई करके कि तुम्हारे पास नॉलेज है, फिर इंटरव्यू क्यों लिया गया? सब्जेक्टिव नॉलेज तो चेक कर लिया गया ना। इंटरव्यू लिया जाता है तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए नहीं। कभी इंटरव्यू में तुमने सवाल के जवाब नहीं दिए, इस बात से तुम्हारा इंटरव्यू कभी रिजेक्ट नहीं होता, चाहे आईएएस लेवल का क्यों ना हो। उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरह से चलता है, आपका ह्यूमर कैसा है, राइट, सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। सब्जेक्ट टीचर तो सब्जेक्टिव ले चुके हैं ना, लेकिन कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिएट कर दी गई, उस समय तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, तुम कितना घबराते हो, और घबराहट में क्या पैनिक होते हो या कुछ absurd आंसर दे देते हो जिसका कोई रिलेवेंस है ही नहीं उस क्वेश्चन से, ये चीजें जज की जाती। तो इंटरव्यू ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक करता है कि तुम किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हो। तो इंटरव्यू में कभी ये मत सोचो कि मैंने जवाब नहीं दिया। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यूजुअली एग्जाम में होता है क्या है, क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, हम बना के लिख देते हैं। इंटरव्यू में ऐसी गलती अगर तुमने की तो तुम बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर बनाए जा रहे हो डियर। किसकी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हो? डीआई की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हो। कौन किसके थ्रू होता है? यूपीएससी के थ्रू होता है। उत्तर प्रदेश वालों का यूपीएससी के थ्रू इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग में आपका इंटरव्यू होगा। आईएएस लेवल का सिलेक्शन करते हैं वो लोग। तो वहां घुमाने से मतलब नहीं है, मार्केटिंग करने नहीं जा रहे हो। आता है तो ठीक, नहीं आता तो सर नहीं आता सॉरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। क्योंकि भाई तुमको ड्रग पूरे जिले की दवाओं की जिम्मेदारी दी गई है, तुम हो वहां तो ऊपर वाले सो रहे हैं कि हमने अपना एक सिपाही ड्रग इंस्पेक्टर तैयार करके रखा है, इस जिले में गलत दवाओं की सेल नहीं हो सकती, कोई भी पेशेंट गलत दवा खा के नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे है। अगर ड्रग इंस्पेक्टर घुमाने वाला हो गया, मार्केटिंग करने वाला हो गया, ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए, ये नहीं होता बेटा। वहां इंटरव्यू में अगर जाना है तो मैंने क्या कहा, यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, लोक सेवा आयोग लेता है, बस यही सोच लो कि आईएएस पीसीएस तक के सिलेक्शन होते हैं, अंदाजा लगा लो कि किस तरीके से है। तो उस लेवल का है, ए ग्रेड कैटेगरी की जॉब पे जा रहे हो, जरा भी लापरवाही नहीं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट आ जाए, आजकल मोबाइल पर रील देखते होगे, आईएएस लोगों के इंटरव्यू की रील्स आती हैं, तुम देखे होगे बहुत सारे ऐसे आईएएस बने जिन्होंने से 10 सवाल पूछेगा, उन्होंने 3-4 सवाल का जवाब दिया, बाकी सवालों में सॉरी सर, और उसके बाद भी वो पास हो गए। कभी ये मत सोचो इंटरव्यू देने के समय कि यार सर ने एक सवाल पूछा नहीं बता पाए, दूसरा पूछे नहीं बता पाए, तीसरा तो हम बताएंगे ही चाहे गलते बताएं, वहीं तुम निकाल दिए जाओगे। ये मेंटेलिटी होनी ही नहीं चाहिए। तुम ब्रिलियंट हो,
इसके लिए तुमने रिटन एग्जाम ऑलरेडी पास कर लिया है, सब्जेक्टिव नॉलेज तुम्हारे पास है, उधर घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू तुम्हारा अपना डेवलपमेंट, एजुकेशनल नॉलेज तो है ही है, वो एजुकेशनल सब्जेक्टिव टीचर्स जो बैठे होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, तो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए है। और जानबूझ के आसान और टफ दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जा रहे हो तुम, और टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो नर्वस तो नहीं हो जा रहे हो तुम, क्योंकि ये सारी सिचुएशन फील्ड में आपको देखने मिलेंगी। तो इसी तरीके से तुमको तैयार किया जाता है। 18 महीने का एक्सपीरियंस, बी फॉर्म करने जाओ, इंडस्ट्री में जॉब करो, इंडस्ट्री में जॉब करते करते अपना तैयारी रखो, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या पढ़ना है। राइट, अभी तक तो मैं रिस्ट्रिक्टेड था भाई डी फॉर्म के कोर्स तक, अब डी फॉर्म के साथ साथ हमने बी फॉर्म भी शुरू कर दिया है। राइट, तो अब हम उस फील्ड में हैं कि जी पैट और डीआई दोनों की तैयारी साथ साथ करवा सकते हैं। बराबर, तो हर एक चीज का बेसिक से बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनोगे, जीपैट क्वालिफाई कर लिया तो तुम क्या करोगे, आगे का एक एक स्टेप कैसे कैसे होगा, फुल डिटेल अगर वाकई में ये चीजें समझ में आई और बहुत अच्छे से एक एक चीज की। और हाँ, कब कब निकलती हैं, कहाँ हम सर्च करते हैं, तो देखो वैकेंसीज निकलती रहती हैं, upsc.gov.in की साइट पे जाओ और चेक करते रहो। वैसे तो जब भी निकलेगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर वाकई में पसंद आए तो बताना, आगे में एक एक चीज, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल का क्या एज लिमिट है, कब तक दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, सारी जानकारी। और फिर जरूरत पड़ी तो जो साथ के ड्रग इंस्पेक्टर बने हैं उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तुम लोगों से सीधा बात करवा दिया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिससे तुमको और ज्यादा बेसिक क्लियरिटीज मिल जाया करेंगी। राइट, तो फिलहाल के लिए एक बच्चों ने कहा था डीआई के बारे में कुछ बता दीजिए, तो कुछ से हमने बहुत कुछ बता दिया और भी बहुत कुछ बताने को है। अगर पसंद आए तो वीडियो को चूंकि बड़ा नहीं करना तो नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। ओके, चलो भाई, बाय बाय।